नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद पे। और फिर से हम सरस्वती माता और परमपिता परमात्मा की कृपा से और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी सुचालक का मतलब होता है कंडक्टर और विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है बच्चों? यहाँ ग्रेफाइट। यानी वैसे ग्रेफाइट हमारे पास ग्रेफाइट और हीरा कल मैंने बताए थे, दोनों क्या होते हैं? कार्बन के एलोट्रोप हैं। इन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन के अपर रूप। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? अब बात आती है कि विच आर कार्बन एलोट्रोप, यानी कौन से कार्बन के एलोट्रोप हैं। तो देखो, डायमंड भी होता है, फुलरीन भी होती है, ग्रेफाइट भी होती है। आंसर आपका क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। यानी हमारे पास हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट, ये तीनों बच्चों क्या होते हैं? आपके कार्बन के अपरूप होते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, जो फुलरीन होती है ये आपके पास आर्टिफिशियल माना जाता है, मैन मेड माना जाता है, कृत्रिम अपरूप माना जाता है। किसका? कार्बन का। और दूसरी बात बच्चों, फुलरीन का नाम किसके नाम पे रखा गया है, ये आप मुझे पूरा परफॉर्म के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चों कुछ चीज़ें और भी है जो कार्बन अप्रूफ से जुड़ी हुई है। जैसे आप पढ़ते हो बच्चों मॉर्फिन। क्या पढ़ते हो? मॉर्फिन। ये आपके पास स्वापक होता है। हेरोइन, हेरोइन भी क्या होता है बच्चों? स्वापक होता है। और ये सारे किससे प्राप्त होते हैं? आपके अफीम, ओपियम, पॉपी से। ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चों एक और बताओगे आप मुझे कि कार्बन का कौन सा एलोट्रोप जो आपकी चालित स्क्रीन, यानी जो आपकी एंड्रॉयड फ़ोन की और एलईडी की चालित स्क्रीन के रूप में प्रयोग की जा रही है, जिसका आप लोग प्रयोग करते हो, और वो कार्बन का एलोट्रोप है, और वो भी कृत्रिम एलोट्रोप माना जाता है। और वो किससे बनाया जाता है ये भी आप मुझे बताओगे, और उसका नाम क्या है। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट व्यू दिए हैं, ये आप ज़रूर फोकस करोगे। और एक इस फुलरीन का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि फुलरीन क्या होता है? C60 होता है बच्चों। क्या होता है? C60। चलिए, निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? यानी अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त, यानी विच अल्कोहल यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। यानी ड्रिंकिंग पर्पज में कौन सा यूज होता है? एथेनॉल, यानी इथेनॉल। इथेनॉल का प्रयोग ड्रिंकिंग पर्पज के लिए कफ सिरप में भी किया जाता है, जिसका फॉर्मूला आपके पास C2H5OH है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कार्बन क्या है? तो कार्बन आपके पास नॉन मेटल है। कार्बन क्या आपके पास है? नॉन मेटल, यानी अधातु। और धातु क्या होती है? मेटल। उपधातु क्या होते हैं? मेटालॉइड्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या है? यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये लगभग 334 केल्विन होता है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है CHCl3। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओगे कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। और इसका हिंट दे देता हूं कि निश्चेतक के तौर पर, एनेस्थीसिया के तौर पर इसका प्रयोग ऑपरेशन थिएटर यानी चीरफाड़ में प्रयोग होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है, यानी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। इसका मतलब क्या है? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप किस में होता है बच्चों? एक तो ऊपर दे रखा है कठोर जल, दूसरा दे रखा है मृदु जल, या लिख रखा है दोनों प्रकार के जल, या सभी कथन सत्य हैं। तो आपके पास कठोर जल को कहते हैं हम हार्ड वाटर। कठोर जल होता है बच्चों हार्ड वाटर। मृदु जल का मतलब होता है सॉफ्ट वाटर। और ये कहता है कि बोथ ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या आएगा? ओनली मृदु जल। किस में आएगा? यानी आपके पास सॉफ्ट वाटर में सोप क्या करती है? ईजिली क्लीनिंग एक्शन करती है। और दूसरा, साबुन अच्छे से झाग बनाती है तो कौन से जल में बनाती है? मृदु जल में। और कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों कि साबुन क्या है? ठंडे जल में, यानी कोल्ड वाटर में सपोनिफिकेशन या सोप जो प्रोसेस है वो क्लीनिंग एक्शन ईजिली नहीं कर पाती सोप। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ठंडा पानी होता है तो टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, और उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है? हाई।
तो जिसके कारण वो आपके फॉर्म फॉर्मेशन नहीं कर पाती। यानी तापमान कम होने के कारण सरफेस टेंशन क्या होती है उसकी ज़्यादा। क्या बोला है मैंने? सरफेस टेंशन आपकी रेसिप्रोकल होती है। सरफेस टेंशन आपकी रेसिप्रोकल होती है किसके साथ? टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कम होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगी लिक्विड की? ज़्यादा। यानी पृष्ठ तनाव। यानी तापमान ठंडा है, पृष्ठ तनाव आपका ज़्यादा है, तो साबुन आपकी आसानी से झाग नहीं बनाएगी। किसके अंदर? कोल्ड वाटर के अंदर। तो इसलिए हम सर्दियों में किसका प्रयोग करते हैं? गर्म जल का। तो गर्म जल के अंदर क्या हो जाती है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है, तो जिससे झाग आसानी से बनते हैं। और एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे बच्चों कि कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ कौन से मुख्य आयन होते हैं? एक तो ये बताओगे जिससे क्या बनती है आपकी? एक स्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी कठोरता होती है। यानी एक परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की और एक आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो आपके पास जो परमानेंट हार्डनेस होती है बच्चों, इसको दूर करने के लिए कौन से यौगिक प्रयोग होते हैं? और टेम्परेरी हार्डनेस होती है, इसके लिए सिंपल बच्चों बॉयलिंग होती है। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है, इसके लिए जैसे धावन सोडे का और जियोलाइट का या बोरेक्स का यूज होता है। जो हम परमानेंट जो हार्डनेस होती है, यानी परमानेंट का मतलब होता है स्थायी कठोरता होती है जल की, उसे दूर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन जल में अविलेय है? यानी नॉन सोल्यूबल है, यानी पानी के अंदर नहीं घुलता। तो देखो ग्लूकोज आप पीते हो, एथेनोइक अम्ल आपने क्या खाया है, पिया है, जिसे आप विनेगर कहते हो, विनेगर एसिड है। रहा कौन सा? एथाइन। एथाइन आपका पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता, नॉट डिजोल्व्ड इन वाटर। यानी अविलेय का मतलब होता है नॉन सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, यानी नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो वो कौन सा? एथाइन। एथाइन क्या होता है? C2H2 होता है, एसिटिलीन गैस ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? तो ये आपके दोनों क्या हैं बच्चों? एलोट्रोप हैं, अपरूप हैं, हीरा एंड ग्रेफाइट, यानी डायमंड और ग्रेफाइट दोनों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावें जिससे एथेनॉल बना है। तो एथेनॉल किससे बना है बच्चों? इथेन से। यानी इथेन क्या होती है? CH3। इससे आपके पास क्या पैदा होता है? एथेनॉल। क्या पैदा होता है? इथेनॉल। इथेनॉल भी क्या होता है? 2 कार्बन वाला होता है, C2H5OH। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो विच एलोट्रोप यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल? तो वो क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज होता है, इसलिए ग्रेफाइट को हम क्या कहते हैं? ब्लैक लेड। यानी ब्लैक लेड कह दो या लेड ब्लैक कह दो, यानी आपके पास काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? यानी रबड़ किससे प्राप्त होता है बच्चों? आइसोप्रीन। यानी आपके पास सिस आइसोप्रीन बोलते हैं, इसका पूरा नाम है। तो आपके पास जो प्राकृतिक रबड़ है, नेचुरल जो रबड़ है, वो आपके पास किससे मिलता है बच्चों? हमारे पास प्राकृतिक रबड़ किससे मिलता है? आइसोप्रीन से मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उष्मा और विद्युत का सुचालक है? यानी इनमें से कौन सा हीट और इलेक्ट्रिक कंडक्टर माना जाता है? यानी विच इज हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उष्मा और विद्युत का सुचालक। तो वो कौन सा होता है बच्चों? हमारे पास ग्रेफाइट। यानी ना तो हीरा होता, ना चारकोल होती, ना मीथेन होता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल लगा कागज होता है पारभाषक, अपारदर्शक, पारदर्शक, या इनमें से कोई नहीं। तो वो अपारदर्शक होता है। वैसे अर्धपारदर्शी होता है, अर्धपारदर्शी नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा? नॉन ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है? नॉन ट्रांसपेरेंट। यानी क्या है कि ऑयली जो पेपर है वो किसका काम करता है? नॉन ट्रांसपेरेंट का करता है। आगे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? यानी सिमिलर टाइप ऑफ एटम से, यानी वन काइंड ऑफ एटम्स फॉर्म्ड सब्सटेंस इज नॉन एज, यानी जो एक ही प्रकार के एटम से बना सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट, यानी आपका तत्व। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है।
यानी टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स और डेफिनेट रेशो, यानी दो या दो से जो मोर एलिमेंट हैं वो फिक्स रेशो में हो तो उससे बनने वाला जो क्वांटिटी या जो सब्सटेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, हमेशा यौगिक। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड। यानी जब भी डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात होती है ना, कभी भी दो या दो से अधिक तत्वों के डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी निश्चित अनुपात की बात होती है संयोग में, तो हमेशा क्या बनता है, यौगिक बनता है। क्या बनता है हमेशा, यौगिक यानी कंपाउंड। और मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, निश्चित अनुपात नहीं होता तो वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। या दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों, अब बात आती है शुद्ध, किसी भी अनुपात में मिला देने से। अब बात आ गई ना कि किसी भी रेशो में मिला दिया जाए किसको, प्योर सब्सटेंस को, तो हम उस मिला देने से बनने वाले को यानी जो मैकिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर यानी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी मेटल एज वेल एज नॉन मेटल प्रॉपर्टी इन द एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट में मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल की भी हो, धातु की भी हो, अधातु की भी हो, तो वो जो गुण पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु। उपधातु को हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड। क्या कहते हैं, मेटालॉइड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, यानी कौन सी मेटल आपकी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युत का कुचालक यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विच मेटल इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होती है, लेड, यानी आपका सीसा। क्या होती है, सीसा। लेड को बच्चों हम संकेत में लिखते हैं तो पीबी, और वैसे इसको क्या लिखते हैं आप, सी और सा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, यानी अधातु यानी नॉन मेटल के अंदर मेटालिक लश्चर होती है, यानी मेटल लाइक लश्चर होती है, किस में, नॉन मेटल में, यानी अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो एक आयोडीन होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन आपका क्या आएगा यहाँ, सी, यानी दोनों ही होंगे। क्लियर। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो विच इज अ कंपाउंड, यानी यौगिक का अर्थ होता है कंपाउंड, यानी इनमें कंपाउंड कौन सा है, जैसे अमोनिया है, ओजोन है, एयर है एंड मरकरी। तो देखो एयर नहीं हो सकती बच्चों आपके पास, मरकरी नहीं हो सकती और ओजोन नहीं हो सकती, क्योंकि ओजोन में आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। क्लियर, यानी जिसमें एटम 3 होते हैं, एलोट्रोप है वो। दूसरा वायु, वायु आपके पास मिक्सचर है, मोले यौगिक नहीं है। और रहा बात पारा, पारा क्या है, धातु है। तो बची आपके पास बच्चों क्या, सिर्फ अमोनिया। अमोनिया क्या है हमारे पास, कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला क्या है, NH3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, यानी विच कंपाउंड हैव नॉट ऑक्सीजन, यानी किसमें ऑक्सीजन मौलिक एटम नहीं है। तो जैसे मिट्टी का तेल, कांच हो गया, रेत होगी और क्या होगी, सीमेंट। यानी देखो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती बच्चों, कैसे नहीं होती बताता हूँ। मिट्टी का जो तेल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है C12H22 H26, यानी डूडेकेन, डाइडेकेन बोलते हैं इसे, जिसमें 12 कार्बन और 26 हाइड्रोजन होते हैं। ये होता है मिट्टी के तेल का यौगिक बच्चों। तो इसमें ऑक्सीजन कहीं मौजूद नहीं है। कांच में ऑक्सीजन होती है, रेत में भी होती है और सीमेंट में भी ऑक्सीजन होती है। इन तीनों के अंदर मौजूद होती है। क्यों, देखो सीमेंट में क्या होता है, चूना, चूने में क्या होती है, ऑक्सीजन। रेत में क्या होती है, ऑक्सीजन फुलफिल होती है। सिलिकॉन होते हैं। कांच, कांच किस में बनता है, सोडे से, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटासियम कार्बोनेट हो गया, सब में क्या होती है, मौजूद ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ आंसर आपका क्या है, मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन ऑयल, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वायु क्या है, तो वायु आपके पास क्या चीज़ होती है, एक मिक्सचर है, एक कंपाउंड, यानी यौगिक का मतलब कंपाउंड, मिश्रण का मतलब मिक्सचर, द्रव का मतलब लिक्विड, विलयन का मतलब सॉल्यूशन।
कि आपके पास वायु है वो सॉल्यूशन है, या आपके पास एक लिक्विड है, या आपके पास एक मिक्सचर है, या आपके पास कंपाउंड है। तो एयर आपकी क्या है, मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर, मिश्रण है कई गैसों का। चलिए, स्टेनलेस स्टील क्या है, तो स्टेनलेस स्टील आपके पास एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, या सॉलिड है, या आपका मिक्सचर है। तो देखो, आपके पास कंपाउंड है, या आपके पास एलिमेंट है, ये आपका सॉलिड है, या आपके पास मिक्सचर है। तो आपके पास स्टेनलेस स्टील क्या है, मिक्सचर है, मिश्र धातु है। ये क्या है, मिश्र धातु, तो इसलिए क्या है, ये मिश्रण है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है, यानी ना तो आपका वो एलिमेंट है और ना ही आपका कंपाउंड है। यानी कौन सा है वो, नंबर एक आपके पास पारा, ये एलिमेंट है। जल आपके पास क्या है, कंपाउंड है। वायु ये आपके पास क्या है, मिक्सचर है। और आपके पास सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। तो आपके पास न तो तत्व है और न ही यौगिक है, तो वो आपके पास क्या है, वायु। वायु क्या आपके पास न तो तत्व है और न ही कंपाउंड है, ये क्या आपके पास मिश्रण है, मिक्सचर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है, यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था का अर्थ है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो फोर्थ जो स्टेट है मैटर की, वो क्या होती है आपके पास, प्लाज्मा। क्या होती है, प्लाज्मा। प्लाज लिखा हुआ है बच्चों, प्लाज्मा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड है, यानी विच इज कंपाउंड, विच इज कंपाउंड। तो इनमें से कंपाउंड देखो, पित्तल, पित्तल आपके पास क्या होती है, मिक्सचर है, एलॉय है। स्टील आपके पास मिक्सचर है। हीरा आपके पास एलोट्रोप है, हीरा सिर्फ कार्बन है। तो बचा कौन आपके पास, रेत। रेत आपके पास क्या है, एक यौगिक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण क्या है, यानी आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कि वो तत्व है, वो यौगिक है, वो मिश्रण है, या वो विलयन है। तो आपका विरंजक चूर्ण एक कंपाउंड है। क्या है आपके पास, कंपाउंड। तो ना तो वो एलिमेंट है, ना वो आपका मिक्सचर है, ना वो आपका सॉल्यूशन है। तो आपके पास विरंजक चूर्ण क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्लियर। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद होता है, यानी आपके पास बारूद क्या है, तो बारूद एक यौगिक है, आपका मिश्रण है, या द्रव है, या इनमें से कोई नहीं। तो बारूद एक क्या है, मिश्रण है। बारूद क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है। किसका होता है, पोटासियम नाइट्रेट का, प्लस क्या होता है, सल्फर, प्लस क्या लिया जाता है, चारकोल यानी कार्बन। तो ये मिक्सचर होता है किसके लिए, बारूद के लिए। तो ये एक मिक्सचर है। चलिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, यानी ईच सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल इज कॉलिंग बाय द फर्स्ट, यानी इन्वेंटेड बाय द फर्स्ट। पहले, सबसे पहले किसने कहा था, कणाद ऋषि ने कहा था बच्चों, जिसका वेदों शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णन था। उसके बाद ये डाल्टन फाल्टन आते हैं आपके। तो हमारे जो वेद हैं उसमें बहुत पहले से ये चीज़ें लिखी जा चुकी है, जिन चीज़ों के आविष्कार हो रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला क्या है, यानी कोयले में सिर्फ क्या होता है, कार्बन। तो आपके पास ये यौगिक नहीं है, ये मिश्रण नहीं है, ठोस जरूर होता है पर ठोस नहीं बोलेंगे हम। इसने पूछा है कि कोयला क्या है, तो वो क्या है, तत्व है, यानी एलिमेंट है। यानी कोयला आपके पास क्या है, एलिमेंट है। क्यों है, क्योंकि कोयले में क्या होता है, प्योरली कार्बन प्रेजेंट होता है। चलिए, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज, यानी कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है, साइटोलॉजी, जिसे कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है। चलिए आगे आता है ब्रिटिश वैज्ञानिक जिसने 1665 में डिस्कवरी की थी किसकी, सेल की, यानी ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, तो सेल को डिस्कवर किया था। सेल को डिस्कवर करने वाला ब्रिटिश साइंटिस्ट कौन सा है, रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोशिका सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सेल, लॉ ऑफ सेल। तो प्रिंसिपल ऑफ जो सेल दिया था वो किसने दिया था, विच साइंटिस्ट गिव द प्रिंसिपल ऑफ सेल, तो वो थे एमजे स्लाइडेन एंड थियोडर स्वॉन, यानी स्लाइडेन और कौन थे, स्वॉन, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत की देन की थी, स्लाइडेन और किसने, स्वॉन ने की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता, यानी विच नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल में कौन नहीं होता। नंबर 1 लिखा होता है राइबोसोम, दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा लिखा हुआ है न्यूक्लियस और चौथा लिखा हुआ है डीएनए। तो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक से अलग क्यों होती है, तो वो किसके कारण होती है, नाभिक तथा केंद्रक। नाभिक का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी इनमें आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। चलिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन यूकैरियोटिक सेल इज वेयर, तो ये आपका कहाँ होता है, इन न्यूक्लियस। कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी आपके पास नाभिक के अंदर होता है। नाभिक को क्या कहते हैं हम, केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो ये आपके पास किससे होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड और प्लस प्रोटीन होती है, तो फॉस्फोलिपोप्रोटीन नहीं, लिपोप्रोटीन नहीं, फॉस्फोप्रोटीन नहीं, ये तीनों आपके नहीं, तो क्या आएगा, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। चलिए, निम्न में से किस कोशिका द्रव्यी कोशिकांग के यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, यानी विच कोशिका द्रव्यी कोशिकांग का मतलब होता है साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल इन यूकैरियोटिक इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल, यानी आपके पास यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, यानी कौन सा कोशिकांग है जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका मानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल माना जाता है, तो वो आपके पास क्या है, सूत्रकणिका, जिसे आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इलेक्ट्रिक हाउस ऑफ द सेल, पावर एनर्जेटिक हाउस ऑफ द सेल, एवरीथिंग इन द सेल जो है वो मेन माइटोकॉन्ड्रिया है। तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, क्यों, तो आपके पास प्रोकैरियोट है वो यूकैरियोट से भिन्न क्यों है कि नंबर 1 अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, यानी इसके अंदर आपकी जो मेम्ब्रेन है विच नॉट बी प्रेजेंट क्लियर क्रोमोसोम्स, फ्लैजिला के 9+2 स्ट्रक्चर के कारण, और डीएनए प्रोटीन का कम्बिनेशन। तो इसमें क्या आता है, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, यानी स्पष्ट झिल्ली नहीं होती, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण हम इन्हें क्या मानते हैं, भिन्न मानते हैं। और कई कोशिकांग भी नहीं होते, यानी ऑर्गेनेल भी नहीं होते। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी विच प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बी स्मॉलेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, माइक्रोप्लाज्मा, यानी क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा। ये माइक्रोसिस्टिस है, माइक्रोसिस्टिस आपकी क्या होती है, शैवाल। माइकोप्लाज्म बोलते हैं बच्चों इसको। माइकोप्लाज्म का जो सेल साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है, यानी 0.1 माइक्रोमीटर का अर्थ होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं, जीवाणु, जिनका साइज इससे बड़ा है। क्लोरेला आपकी शैवाल होती है। तो इसमें क्या है हमारे पास, माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस क्या आपके पास, शैवाल। दूसरी मैक्रोसिस्टिस भी होती है। क्लोरेला, क्लोरेला को हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। यानी आपके पास स्पेस एल्गी, स्पेस एल्गी किसको कहा जाता है, क्लोरेला से। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे बच्चों कि क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक निकाली जाती है और जो आपकी 120 डिग्री सेल्सियस तक स्टैंडर्डाइज रहती है, उसका नाम क्या है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है, यानी सेल मेम्ब्रेन नेचर तो कैसी होती है, सेमी परमिएबल। क्या होती है, सेमी परमिएबल। तो आपके पास जो आपकी कोशिका झिल्ली की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है किससे, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से, या ए एंड बी। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी, ए एंड बी, यानी प्रोटीन से और किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। चलिए,
उच्च सांद्रता के अक्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले अक्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो फ्लो होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन से होने वाले हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैसे तो बच्चों वो हमारे पास कैटेगरी लिखी जाती है सक्रिय आवागमन। सक्रिय आवागमन के साथ अगर इसे केमिकल फॉर्म में लें तो ये हमारे पास क्या होता है? ऑस्मोसिस फिनोमेना होता है। क्या होता है? ऑस्मोसिस। तो हम इसे ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? ऑस्मोसिस उल्टा होता है कि कम सांद्रता से कहाँ जाते हैं हम? ज़्यादा सांद्रता की तरफ। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है सक्रिय आवागमन। यानी आपके पास एग्जोस्मोसिस है। एग्जोस्मोसिस आपका सक्रिय आवागमन है, तो जिसमें आपके पास उच्च सांद्रता से कहाँ जाते हैं? कम सांद्रता की तरफ। यानी एक तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस फिनोमेना होता है ये। क्लियर? कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें ऑस्मोसिस लगाते हैं, तो ऑस्मोसिस इसमें बिल्कुल नहीं होगा। ऑस्मोसिस होता है कम सांद्रता से ज़्यादा की तरफ जाना, और इसमें क्वेश्चन है कि उच्च सांद्रता से कम की ओर आना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलना, वो आपका सक्रिय आवागमन है। क्लियर? चलिए, लिपिड क्या है? तो लिपिड आपके पास क्या होती है? लिपिड मोनोसेक्राइड है। लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, या फल लिपिड के अच्छे स्रोत होते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस जो फैटी एसिड हैं वो दोनों क्या हैं? लिपिड के प्रकार हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पादप कोशिका यानी आपके पास प्लांट सेल या उसे वनस्पति कोशिका कह दो, भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? यानी जो आपकी सेल वॉल बनी होती है प्लांट के अंदर वो किससे बनी होती है? वो आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? यानी सेल्यूलोज जो मेम्ब्रेन है, और सॉरी सेल्यूलोज जो वॉल है, वो कौन सी सेल यानी कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो वो आपकी कौन सी कोशिकाओं में होती है? पादप कोशिकाओं में, पौधे में होती है। चलिए, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका भित्ति भी क्या करती है? स्फीति करती है, यानी आपके पास पानी को अंदर ले जाना और छोड़ने का काम करती है। एक तरह से अर्ध पारगम्य होती है, लेकिन यहाँ आप उसे सेमी परमिएबल नहीं कहोगे बच्चों। कोशिका भित्ति आपकी सेमी परमिएबल का काम नहीं करती, वो किसका काम करती है? पारगम्य का काम करती है, परमिएबिलिटी का काम करती है, पूरा उससे आवागमन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर है? यानी आपके पास प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है वो इनमें से किसके कारण है? तो देखो, क्लोरोप्लास्ट से कोई डिफरेंस नहीं है। देखते हैं, कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट तो क्योंकि पाई जाती किसमें? पादप में। और दूसरा ये इसमें एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल कोशिका से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। चलिए, दूसरी चीज़ है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तीसरी चीज़ है कोशिका कला यानी आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये तो पाई जाती है। और चौथी चीज़ आपकी न्यूक्लियस, ये भी आपके पास होती है। तो मेन जो डिफरेंस होता है इनके अंदर वो किसका होता है? कोशिका भित्ति का होता है। किसका होता है? कोशिका भित्ति। इससे डिफरेंशिएट किया जाता है पादप कोशिका को और जंतु कोशिका को। किससे? सेल वॉल से। किससे किया जाता है? सेल वॉल से। चलिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? यानी आपके पास प्लांट सेल और दूसरी कौन सी है? एनिमल सेल। दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जीवद्रव्य भी पाया जाता है, और आपका कोशिका केंद्रक भी होता है। दोनों अलग किससे हैं? कोशिका भित्ति से अलग हैं। चलिए, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यानी संरचनाओं के कौन से पेयर पादप में भी और जंतु दोनों में मिलते हैं, यानी प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। कि वो कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस है? नहीं, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में होती है, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट नहीं, सिर्फ प्लांट सेल से जुड़ गया। अंत परद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंत परद्रव्यी जालिका होती है ER। और दूसरी है कोशिका कला जो होती है सेल मेम्ब्रेन। ये आपके पास सही है बच्चों, अंत परद्रव्यी जालिका और कौन सी है? कोशिका कला। ये दोनों में होती है, कोशिका कला और कोशिका भित्ति दोनों में नहीं होती। तो ऑप्शन कौन सा आपके पास? सी,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपकी सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, पादप में भी और जंतु कोशिका में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यानी आपके पास प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर कॉमन पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। देखो, कोशिका कला, हरित लवक और रिक्तिका, ये आपके पास दोनों में मैच नहीं होते, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गया, रिक्तिका जहाँ गई वो दूसरा भी गया, और इसके बाद हरित लवक आ गया, तीसरा भी, ये भी गया। बचा कौन सा आपके पास? ये कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका कला का मतलब है मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस। ये तीनों आपके दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, वनस्पति में भी और जंतु यानी एनिमल और किसमें? प्लांट सेल के अंदर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो वो आपके पास कोशिका भित्ति है, नहीं। लाइसोसोम है, नहीं। हरितलवक है, नहीं। तो कौन बचता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो दोनों में उपस्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है? यानी विच सेल ऑर्गेनेल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो ओनली एंड ओनली प्लांट सेल में मिलता है? ये लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कौन सा होता है आपके पास? प्लास्टिड यानी आपके लवक। प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं? लवक। लवक का मतलब है आपके रंगहीन और वर्णी और अवर्णी लवक, यानी कलर्ड और आपके नॉन कलर्ड दो होते हैं, वर्णी और अवर्णी लवक। वर्णी लवक का अर्थ है आपके पास प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और दूसरे क्लोरोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। ये प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिड की बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल आपकी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल यानी वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, प्लांट एंड एनिमल। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है। लाइसोसोम सिर्फ किस में होता है? एनिमल में। बचा कौन सा? कोशिका भित्ति, ये हमारे पास पादप कोशिका में होता है, केवल और केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती? यानी युगलिना में नहीं होती, पैरामीशियम में नहीं होती, गोनियोलेक्स में नहीं होती, माइकोप्लाज्म में नहीं होती। तो ये आपके पास जो आपकी कोशिका भित्ति है वो किस में नहीं होती? गोनियोलेक्स में नहीं होती। गोनियोलेक्स में आपकी सेल वॉल नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है? कि जीव द्रव्य का अर्थ है, जीव द्रव्य का मतलब है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला मैटर कौन सा है? मटेरियल कौन सा है? तो वो आपके पास जल है यानी वाटर है, यानी जल हमारे पास है वाटर। तो वाटर ज़्यादा पाया जाता है किसके अंदर? जीव द्रव्य के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो विच इज़ द बेस ऑफ द लिविंग प्रॉपर्टी, यानी इनमें से कौन सा लिविंग का बेस माना जाता है? तो साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य आपका भौतिक आधार माना जाता है किसका? जीवन का। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वाले और शुरू वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, लास्ट वाले बायोलॉजी के थे, और ये सारे क्वेश्चन बच्चों CGL, UPSC, NDA, CDS में आए हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं हमने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।